समर्पण की ऑनलाइन क्लासों में एक बार पुनः आपका स्वागत। और प्यारे विद्यार्थियों, हम भारतीय संविधान की विशेषता पढ़ रहे थे और विशेषताओं के बाद में हमने देखा था प्रस्तावना का विस्तृत विवेचन। हम जो है प्रस्तावना का विस्तृत विवेचन पढ़ रहे थे और इसमें हमने जो है दो बिंदु देख लिए थे, प्रस्तावना का विस्तृत विवेचन। और प्रस्तावना के विस्तृत विवेचन में हमने जो है दो बिंदु देख लिए थे, एक तो घोषणात्मक भाग और एक हमने देख लिया था उद्देश्य भाग। और घोषणात्मक भाग में हमने देखा था कि जो प्रस्तावना है हमारे भारतीय संविधान की, इसका घोषणात्मक जो भाग है वो है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ये इसका क्या है घोषणात्मक भाग। और हम भारत के जो लोग हैं, इसका अर्थ है कि हमारे संविधान के अंदर अंतिम शक्ति जनता को दी गई है। हमारे संविधान में जो अंतिम पावर है वो जनता को दिया गया है। इसके बाद में हमने पढ़ा था इस प्रस्तावना के अंदर इसका उद्देश्य भाग, क्या पढ़ा था उद्देश्य भाग। और उद्देश्य भाग में हमने देखा था कि हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है इसमें उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। और वो उद्देश्य कौन कौन से पढ़े थे हमने? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हमने पढ़ा था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये हमारे प्रस्तावना में एक उद्देश्य था। दूसरा हमने पढ़ा था समाजवाद और तीसरा हमने पढ़ा था पंथ निरपेक्षता या पंथ निरपेक्ष। चौथा हमने देखा था लोकतंत्रात्मक और अंतिम हमने देखा था गणराज्य। ये जो है हमारे संविधान में उद्देश्य है जिनका उल्लेख हमने किस में किया था? उद्देश्य भाग में हमने इसका विस्तार से अध्ययन किया था। और आज हम पढ़ेंगे तीसरा बिंदु, और वो कौन सा भाग है? विवरणात्मक भाग। यानी हम क्या कर रहे हैं, हम जो है प्रस्तावना का विस्तृत विवेचन पढ़ रहे हैं और हमने प्रस्तावना के विस्तृत विवेचन को तीन भागों में डिवाइड किया। पहला घोषणात्मक भाग, दूसरा उद्देश्य भाग और तीसरा विवरणात्मक भाग। तो आज जो हम भाग पढ़ेंगे वो कौन सा है? विवरणात्मक भाग। तो विवरणात्मक भाग के अंदर जो पहला बिंदु है वो है सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। हमने जब प्रस्तावना लिखी थी, जब मैंने आपको प्रस्तावना लिखवाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारी जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना के अंदर तीन प्रकार की न्याय का विवरण दिया गया है। तीन प्रकार की न्याय का क्या दिया गया है? विवरण दिया गया है। और वो तीन प्रकार की न्याय कौन कौन सी है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। अब ये सामाजिक न्याय क्या होती है? तो देखो, सामाजिक न्याय का मतलब क्या है?
सामाजिक न्याय का अर्थ है कि सभी नागरिकों को जो है समान अवसर देना। यदि हमारा जो राज्य है, यदि वो किसी भी नागरिक के साथ में जाति, धर्म, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव करता है तो वो क्या कहलाएगा? एक प्रकार से सामाजिक अन्याय कहलाएगा। तो राज्य के द्वारा सभी नागरिकों के साथ में समान बर्ताव करना, किसी भी नागरिक के साथ में जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान, पंथ या संप्रदाय के आधार पर भेदभाव न करना क्या कहलाएगा? सामाजिक न्याय कहलाता है। अक्सर हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सामाजिक न्याय किसे कहते हैं। तो सामाजिक न्याय जो कि हमारे प्रस्तावना में उसका विवरण है, तो सामाजिक न्याय किसे कहते हैं? तो देखिए, सामाजिक न्याय का अर्थ है सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव समानता प्राप्त होना, यानी सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव समानता प्राप्त होना, यानी किसी प्रकार का भेदभाव न होना और इसके साथ साथ समानता प्राप्त होना। इसमें दो बातें हैं कि सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के और दूसरा समानता प्राप्त होना, यानी इसका अर्थ है कि जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, पंथ एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव न हो। यही क्या है? सामाजिक न्याय है। दूसरा जो हमने देखा था प्रस्तावना में न्याय, वो कौन सा था? आर्थिक न्याय। दूसरा कौन सा था? आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय। अब आर्थिक जो न्याय है इसका अर्थ क्या है? तो सबसे पहले आप ये बताना कि संविधान का जो अनुच्छेद 39 है उसमें आर्थिक न्याय के आदर्श को स्वीकार किया गया है। अनुच्छेद 39 में आर्थिक न्याय का विस्तार से उल्लेख है। कहने का अर्थ यह है कि आर्थिक न्याय के उद्देश्य को स्वीकार किया गया है और आर्थिक न्याय का मतलब है सभी नागरिकों को आजीविका का समान अवसर प्राप्त होना। आर्थिक न्याय का आशय क्या है? आर्थिक न्याय का अर्थ है सभी नागरिकों को आजीविका के समान अवसर प्राप्त होना। या हम इसका दूसरा अर्थ देखना चाहें तो दूसरा इसका अर्थ है, आर्थिक न्याय का अर्थ है कि आर्थिक संसाधनों का समान रूप से वितरण करना। जो आर्थिक जो संसाधन है, जैसे हम सरकारी नौकरी है या जैसे मान लीजिए कोई आर्थिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई कार्य है और उस क्षेत्र में यदि हम किसी भी नागरिक के साथ में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे या लिंग संप्रदाय के नाम पे यदि भेदभाव करते हैं तो फिर वो क्या कहलाएगा? आर्थिक अन्याय कहलाएगा। या फिर यदि हमारे समाज में अमीरी और गरीबी का अंतर बढ़ रहा है तो वो भी क्या कहलाएगा? आर्थिक अन्याय कहलाता है। तो फिर आर्थिक न्याय किसे कहेंगे? तो इसका तीसरा अर्थ है कि अमीरी और गरीबी के अंतर को कम करना, यानी अमीरी और गरीबी के अंतर को कम करना, गरीबी अमीरी के बीच में जो खाई है उसको कम करना, यही क्या है? आर्थिक न्याय है। यानी देश के सभी नागरिकों को जो है रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराना क्या कहलाएगा? आर्थिक न्याय कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारी जो सरकार है, हमारा जो राज्य है, यदि वो हमारे परिवार में या हमारे गांव में एक जाति को तो अवसर दे और एक जाति को अवसर प्रदान नहीं करे, यदि एक जाति को तो वो क्या कर रहा है कि नौकरी
दे रहा है और एक जाति को जो है वो नौकरी नहीं दे रहा, तो ये क्या कहलाएगा? आर्थिक अन्याय। तो फिर आर्थिक न्याय आप समझ गए अब कि सभी को समान अवसर देना, यानी आर्थिक संसाधनों का समान वितरण करना या अमीरी गरीबी की खाई को कम करना। यदि एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि आर्थिक न्याय किसे कहते हैं, तो आप बताना कि अनुच्छेद 39 में आर्थिक न्याय के आदर्श को स्वीकार किया गया है। आर्थिक न्याय का अर्थ है सभी नागरिकों को, आर्थिक न्याय का अर्थ है सभी नागरिकों को आजीविका प्राप्त करने के अवसर प्राप्त होना, सभी नागरिकों को आजीविका प्राप्त करने के अवसर प्राप्त होना, के अवसर प्राप्त हो। यानी अब इसका दूसरा अर्थ देखिए, दूसरा अर्थ क्या है? आर्थिक संसाधनों का वितरण बिना किसी भेदभाव के हो, यानी आर्थिक जो संसाधन है उनका वितरण क्या हो? बिना किसी भेदभाव के हो। ये इसका दूसरा अर्थ है। इसका तीसरा अर्थ है अमीरी गरीबी के अंतर को कम करना, अमीरी गरीबी के अंतर को कम करना, ये आर्थिक न्याय का तीसरा अर्थ है। और ये जो आर्थिक न्याय है, सामाजिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है, ये हमारे कोर्स में 3 से 4 पार्टों में दी गई है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और तीसरा है राजनीतिक न्याय। अब राजनीतिक न्याय क्या होता है? तो राजनीतिक न्याय का मतलब है कि हमारे जो देश के नागरिक हैं उनको, सभी नागरिकों को राजनीति में भाग लेने का समान अवसर देना। यानी यदि हमारा राज्य एक जाति को तो वोट देने का अधिकार दे और एक जाति को वोट देने से वंचित रखे, तो फिर ये क्या कहलाएगी? ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा राजनीतिक अन्याय। आप मेरी बात को समझ रहे हो ना कि यदि मान लो कि हमारी जो सरकार है, हमारा जो राज्य है, यदि वो एक जाति को तो वोट देने का अधिकार दे और एक जाति को वंचित रखे, तो फिर ये क्या हो गया? आर्थिक अन्याय। तो फिर आर्थिक न्याय क्या होगा? तो फिर राजनीतिक न्याय क्या होगा? तो राजनीतिक न्याय होगा कि सभी नागरिकों को राजनीति में समान अवसर देना। यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष का हो जाता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग, नस्ल, रंग या जन्म स्थान का हो, यदि वो भारत का निवासी है तो उसको मत देने का अधिकार एक प्रकार का राजनीतिक न्याय है। आपने देखा होगा कि जब अंग्रेज हमारे भारत में आए थे तो अंग्रेज क्या करते थे कि जो पूंजीपति थे उनको तो वोट देने का अधिकार था और जो हमारे गरीब थे उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, मत देने का अधिकार नहीं था। तो ये एक प्रकार का राजनीतिक अन्याय हमारे भारत में चल रहा था। लेकिन जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से हमारे यहाँ राजनीतिक न्याय की स्थापना की गई है और प्रस्तावना में राजनीतिक न्याय का विवरण दिया गया है, उल्लेख किया गया है। और राजनीतिक न्याय का अर्थ जो आप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे कि राजनीतिक न्याय का अर्थ है सभी नागरिकों को राजनीति में भाग लेने का समान अवसर प्रदान करना। राजनीति में भाग लेने का समान अवसर प्रदान करना, जैसे वयस्क मताधिकार, यानी एक जो निश्चित आयु है 18 वर्ष, यदि हम वो प्राप्त कर लेते हैं, चाहे हम किसी भी जाति, धर्म या लिंग के हो, तो सभी को वयस्क मताधिकार देना एक प्रकार का राजनीतिक न्याय है। नागरिकता देना, यदि किसी व्यक्ति का जन्म हमारे भारत में हुआ है तो वह क्या कहलाएगा? भारत का नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग का हो। या फिर चुनाव लड़ने का अधिकार, यानी सभी
नागरिकों को, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग, नस्ल का हो, उसको चुनाव लड़ने का अधिकार देना, या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार आदि, ये सब जो है किसके एग्जाम्पल हैं? राजनीतिक न्याय के उदाहरण हैं। अब आगे हम बात करेंगे विवरणात्मक भाग में। पहला बिंदु हमने पढ़ लिया सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। दूसरा बिंदु हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। हमने जब प्रस्तावना पढ़ी थी तो हमने उसमें ये देखा था कि प्रस्तावना में जो है स्वतंत्रताएं दी गई है। अब वो स्वतंत्रताएं कौन कौन सी है? समानता दी गई है, वो समानता कौन कौन सी है? और बंधुत्वता दी गई है, तो वह बंधुत्वता कौन कौन सी है? तो इनका भी हमारे प्रस्तावना में क्या किया गया है? विवरण किया गया है, क्योंकि हम प्रस्तावना ही तो पढ़ रहे हैं और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का क्या किया गया है? विवरण दिया गया है। अब स्वतंत्रताएं कौन कौन सी दी गई है? तो भारतीय संविधान में नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति कौन सी दी गई है? प्रस्तावना के अंदर विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। जब मैं आपको प्रस्तावना के बारे में समझा रहा था, प्रस्तावना जब पढ़ा रहा था और जब मैंने आपको प्रस्तावना लिखवाई थी, तो मैंने उस समय भी ये बोला था कि हमारी प्रस्तावना में जो है एक तो विचार की स्वतंत्रता दी गई है कि आप जो है विचार, किसी भी प्रकार का विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं। दूसरा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। तीसरा, विश्वास की स्वतंत्रता दी गई है। आप किसी भी ईश्वर पर, किसी भी पार्टी पर, किसी भी जो है संप्रदाय या धर्म में विश्वास कर सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। तीसरा, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता, यानी आप किसी भी धर्म को अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। उपासना, आप किसी भी जो है धर्म की उपासना या किसी भी देवता या किसी भी संप्रदाय की उपासना के लिए स्वतंत्र हैं। तो ये स्वतंत्रताएं दी गई है। तो भारतीय संविधान में नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। यदि एग्जामिनर आपसे पूछे कि प्रस्तावना के अंदर किन स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है, तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में विचार अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, विवरण किया गया है। दूसरा, हमने देखा था समानता। जब हमने प्रस्तावना पढ़ी थी तो हमने उस समय उसमें समानताएं देखी थी, और वो समानताएं कौन कौन सी देखी थी? कि प्रस्तावना में देश के सभी नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान की गई है। प्रस्तावना के अंदर जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है उसमें सभी नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दी गई है, प्रदान की गई है। तो समानता कौन कौन सी पढ़ेंगे? एक तो प्रतिष्ठा की समानता और दूसरी है अवसर की समानता दी गई है। तो ये समानताएं आप याद रखना। और तीसरा हमने वहां देखा था बंधुत्व। अब बंधुत्व कौन कौन सा दिया गया है? हम किस किस क्षेत्र में बंधुत्व को बनाए रखें? तो जो बंधुत्व है वो बंधुत्व का अर्थ क्या होता है? भाईचारा। और भाईचारा, इसके दो आधार हैं, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। बंधुत्व के दो आधार हमारे प्रस्तावना में दिए गए हैं, और वो दो आधार कौन कौन से हैं? व्यक्ति की गरिमा और दूसरा है राष्ट्र की एकता व अखंडता। तो देखिए, प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली
बंधुता की भावना बढ़ाने की संकल्पना की गई है। प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता की भावना बढ़ाने की संकल्पना की गई है। यानी जो प्रस्तावना है हमारे संविधान की, उसमें व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने की संकल्पना की गई है। इस प्रकार की जो बंधुता है उसको रखने की भावना की संकल्पना की गई है। उसके बाद में जो तीसरा बिंदु है किसका, विवरणात्मक भाग का, हमने एक बिंदु पढ़ा सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, हमने दूसरा बिंदु पढ़ा स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व, और तीसरा इसका जो बिंदु है वो है व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता व अखंडता। अब ये व्यक्ति की गरिमा क्या है, राष्ट्र की एकता व अखंडता क्या है, तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता। अब व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, देखो हम जो भारत के लोग हैं वो प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखते हैं। हम किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं करते। आपने देखा होगा कि हमारे गांव में, हमारे परिवार में, हमारे देश में जो है हम प्रत्येक जो भारतीय लोग हैं वो एक दूसरे का क्या करते हैं, सम्मान करते हैं और आपस में जो है हम भाईचारे के साथ में रहते हैं। तो ये जो भाईचारे के साथ में जो रहना है ये क्या है, एक प्रकार से जो है व्यक्ति की गरिमा है। और दूसरा जो बिंदु था वो था राष्ट्र की एकता और अखंडता। ये इस प्रकार की भी जो है हम अपने अंदर क्या रखें, एक भावना रखें। यानी हम क्या करें कि देश की एकता और देश की अखंडता को बनाए रखें। अब क्यों बनाए रखें, ऐसा क्यों, क्योंकि संविधान निर्माता जो थे, हमारे जो संविधान निर्माता थे वो इस बात से परिचित थे कि जो हमारा भारत देश है वो विविधताओं का देश है। हमारा जो भारत देश है वो कैसा देश है, विविधताओं का देश है, जहाँ अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति और जन्म स्थान के लोग निवास करते हैं और हमारे यहाँ अलग अलग क्षेत्र हैं। तो हमारे जो भारत के नागरिक हैं वो इस बात का अनुभव ना करें, क्षेत्रवाद का, भाषावाद का, जातिवाद का या संप्रदायवाद का अनुभव ना करें और वो क्या करें, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखें। ऐसा हमारे संविधान निर्माता चाहते थे। इसलिए उन्होंने जो है प्रस्तावना में इस बात का उल्लेख किया, देश की एकता व अखंडता को बनाए रखे। तो देखते हैं इसको, व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता। हमारे संविधान में बंधुता का आदर्श दो आधारों पर टिका है। हमारे संविधान में जो बंधुता है, इस बंधुता का जो आदर्श है वो दो आधारों पर टिका है। नंबर एक व्यक्ति की गरिमा और दूसरा राष्ट्र की एकता। अब क्यों टिका है, एकता पे क्यों टिका है, संविधान निर्माता चाहते थे, यानी संविधान को जो बनाने वाले थे वो चाहते थे कि हमारे जो नागरिक हैं क्षेत्रवाद, भाषावाद, प्रांतवाद व संप्रदायवाद को न अपनाएं, यानी देश की एकता को बनाए रखें, जिससे देश की एकता बनी रहे। यानी जो संविधान निर्माता हैं वो ये चाहते थे कि जो हमारे भारत के जो नागरिक हैं वो क्षेत्रवाद को, भाषावाद को, प्रांतवाद को और संप्रदायवाद को ना अपनाए, ताकि हमारी देश की एकता बनी रहे। इसलिए व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता अखंडता को हमारे संविधान में निश्चित या उल्लेखित किया गया है। और दूसरा है अखंडता। अब अखंडता क्या है, देखो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ये 1976 में की बात है, 1976 में क्या हुआ कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा
प्रस्तावना में अखंडता शब्द जोड़ा गया। देखो अखंडता को हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो हम हटाएंगे ए को, तो क्या बनता है खंडता, और खंडता का अर्थ क्या होगा टुकड़े टुकड़े कर देना। तो और अखंडता का अर्थ क्या होगा, अखंडता का अर्थ होगा कि टुकड़े न करना, यानी हम सबको इस प्रकार की भावना रखनी है कि हमारे देश के टुकड़े ना हों, हमारा देश क्या रहे अखंड रहे। खंड यानी टूट जाना और अखंड यानी जुड़े रहना। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में अखंडता शब्द जोड़ा गया। इसका मूल उद्देश्य था भारत की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करना। तो इस प्रकार से जो है ये 3 भाग लेकर के हमने प्रस्तावना का विस्तृत विवेचन किया। यदि एग्जामिनर आपसे 6 नंबर के प्रश्न में ये पूछ ले कि प्रस्तावना का विस्तृत विवेचन कीजिए, तो फिर आप जो है घोषणात्मक भाग, उद्देश्य भाग और विवरणात्मक भाग, ये 3 भाग लेकर के और आप इसका जो है विस्तृत विवेचन कर सकते हैं। और यदि केवल आपसे 4 नंबर में पूछे कि प्रस्तावना के उद्देश्य भाग का विवेचन कीजिए, तो आप उद्देश्य भाग में ये 4 या 5 उद्देश्य हैं उनका उल्लेख करें। या फिर आपको पूछे कि प्रस्तावना के विवरणात्मक भाग का उल्लेख कीजिए, तो फिर आप उसके अंदर जो है 1, 2 और ये 3 बिंदु लेकर के और इसका उल्लेख करें इस प्रकार से। और यदि छोटे प्रश्न आपसे पूछता है कि आर्थिक न्याय किसे कहते हैं, राजनीतिक न्याय किसे कहते हैं, या फिर सामाजिक न्याय किसे कहते हैं, या फिर हमारे प्रस्तावना में कौन कौन सी स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है, या फिर हमारे प्रस्तावना के अंदर कौन कौन सी समानता का उल्लेख है, किस प्रकार की बंधुता का उल्लेख है, या अखंडता को कब जोड़ा गया, तो ये सारी बातें हैं प्रस्तावना के विवेचन को लेकर के। और मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। यानी हमारे जो भारत का, यानी ये जो प्रस्तावना है, ये जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को क्या कहा गया है, हमारे संविधान की आत्मा कहा जाता है। यदि आपसे कोई पूछ ले कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। और यदि आपसे कोई पूछे कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए, तो हमने बार बार पढ़ा है कि प्रस्तावना के अंदर जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए। और वो 3 शब्द कौन कौन से हैं, समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और अखंडता। ये 3 जो शब्द हैं ये प्रस्तावना में जोड़े गए। कहने का अर्थ यह है कि जब हमारा संविधान बना था तब प्रस्तावना के अंदर ये 3 शब्द नहीं थे। जो हमारी मूल प्रस्तावना है उस मूल प्रस्तावना में ये 3 शब्द नहीं थे, लेकिन 1976 में जो है 42वां संविधान संशोधन कर किया गया या करके, और ये 3 शब्द जोड़े गए। तो आप इन 3 शब्दों को भी याद रखना। यदि पेपर में आपके प्रश्न आ जाए कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए, तो आपका उत्तर क्या होगा, समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़े गए। या फिर आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना में समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और अखंडता शब्द कब जोड़ा गया, तो आपका उत्तर होगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। तो ये था हमारे अध्याय 1। और इसी के साथ जो है हमने जो यूनिट हम 1 पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, भाग ब पढ़ रहे हैं। और इस भाग ब में जो है हम यूनिट 1 पढ़ रहे हैं, यूनिट 1। और इस यूनिट 1 में जो है हम अध्याय 1 पढ़ रहे थे, जो आज कंप्लीट हो गया है। दोबारा देखो,
हम भाग ब पढ़ रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल में 2 भाग है, ए और ब भाग, और दोनों भागों में 16-16 पार्ट है। और ब भाग में जो है यूनिट 1 यानी इकाई 1 का हम अध्याय 1 पढ़ रहे हैं, जो कि आज पूरा हो गया। कल हम पढ़ेंगे अध्याय 2, और अध्याय 2 में हम क्या पढ़ेंगे? मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। ये हम जो है अध्याय 2 में पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, ये अध्याय 2 में हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसी के साथ जो है मैं आज की इस क्लास को विराम देता हूँ, और आप सभी से ये उम्मीद करता हूँ कि आप जो है हमारी इन क्लासों का लाभ उठा रहे होंगे।